तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइजर भर्ती 2025 3 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास में आ गए हैं और अब भैया पेपर का लेवल फिर से ठीक ठाक हो गया है। इतना खतरनाक पेपर नहीं आ रहा है जैसा अभी तक आ रहा था। बहुत सारा टेंशन हो गया था लोगों को, लेकिन भाई अब पेपर फिर से अच्छा आने लगा है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियो, सारा एग्जाम एनालिसिस टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। साथ ही साथ में एमपी टेट एमपी आबकारी की भी क्लासेस बहुत जल्द शुरू होने वाली हैं, उनका भी नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच सके। नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज किनके कितने नंबर आए हैं और किस तरह से उन्होंने हमारे पास में जो है क्वेश्चंस को भेजे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 167 नंबर आए हैं। दीदी ने नाम नहीं अपना बताया है, लेकिन इन्होंने हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स आप देख सकते हैं ले रखे हैं। ठीक है, इनके 167 नंबर आए हैं। कोई स्कोप है भैया? बिल्कुल स्कोप है। 167 नंबर अच्छे नंबर हैं इस टाइम पे। उसके बाद में इनके 172 नंबर है, इन्होंने भी हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखे हैं। निशा शुक्ला जी के 163 नंबर आए हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखिए इन्होंने क्वेश्चन तो काफ़ी सारे भेजे हैं, लेकिन नाम अपना नहीं बताया है। तो इन्होंने बताया सर 3 जो अप्रैल की सेकेंड शिफ्ट का ये प्रश्न है जो इन्होंने भेजे हैं। थैंक यू सर, आपकी मार्गदर्शन से बहुत मदद मिली और इनके अच्छे नंबर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। उसके बाद में 157 नंबर हैं, इनका नाम है दुर्गा द्विवेदी जी। 157 नंबर हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चन भी इन्होंने हमें घर पहुँच के, देखिए घर पहुँचने के बाद में इन्होंने 1 घंटे के अंदर बहुत सारे प्रश्न हमको लिख करके भेजे। जितने प्रश्न इनको याद हुए वो सारे प्रश्न इन्होंने हमारे पास में लिख करके भेजे हैं, जिनको अभी हम सॉल्व कराने वाले हैं। तो दुर्गा द्विवेदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद में 182 नंबर सानिया खान जी के हैं, इन्होंने भी हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि सुपर सिलेक्शन नोट्स मिल जाएं और अच्छे से हमारी तैयारी हो जाए, भले ही आपके एग्जाम में 2 दिन का समय बचा हुआ है, लेकिन 2 दिन में भी आप सुपर सिलेक्शन नोट्स लेकर के अपने नंबर कम से कम कुछ नहीं तो 12 से 15 नंबर तो बढ़ा ही सकते हैं। और ये 12 से 15 नंबर इस समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और अगर आपके एग्जाम में 3 से 4 दिन का समय है, तब तो आपको तुरंत सुपर सिलेक्शन नोट्स ले लेना चाहिए, जिससे कि आपके नंबर भी 170 प्लस आ सकें, 170 प्लस स्कोर आप भी कर सकें। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सब ने सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखे हैं, तो तुरंत आप भी अपने सुपर सिलेक्शन नोट्स मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ खास करना नहीं है। इसके लिए ये आपको यहाँ पर QR कोड दिखाई दे रहा है, इसी QR कोड पर आपको 199 रुपये का पेमेंट करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 199 का पेमेंट करके उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। तुरंत की तुरंत आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन PDF नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। और इन नोट्स को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आप आसानी से 2 से 3 दिन में इसको कंप्लीट करके जा सकते हैं अपना एग्जाम देने। तो तुरंत आप लोग नोट्स मंगवा लीजिए। चलिए अब आज के प्रश्नों को शुरू करते हैं पोषण एवं स्वास्थ्य से। पहला प्रश्न है, गंभीर टिटनेस से दिमाग का कौन सा भाग सबसे अधिक प्रभावित होता है? सबसे पहली बात, टिटनेस की वजह से रीढ़ की हड्डी सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है और रीढ़ की हड्डी से जितनी भी नसें दिमाग पर जाती हैं वो सारी नसें प्रभावित हो जाती हैं। तो टिटनेस जो है वो हमारे जो आपका न्यूरो वाला डिपार्टमेंट होता है इसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। चलिए कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो गंभीर टिटनेस में टेटानोप्सामिन नामक जहर रीढ़ की हड्डी से मस्तिष्क तक तंत्रिका संकेतों को बाधित करता है। तो मस्तिष्क में जो तंत्रिका संकेत पहुंचाने वाली नर्व्स होती हैं उनको बाधित करने का काम यह करता है, जिससे मांसपेशियों में गंभीर ऐंठन होती है और मांसपेशियों को संतुलित करना मुश्किल हो जाता है। और इसी बीमारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? एक बार फिर से आप लोग कमेंट कर देंगे कि टिटनेस की बीमारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, आज का ये पहला प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। BCG का टीका देखो, BCG का टीका आज पूछा है। देखो अभी तक पूछ रहे थे कि BCG का टीका कब लगता है, क्या नाम है, कौन कौन सी बीमारी है। अब आपसे पूछा है BCG का टीका किस तरह की टीबी से सुरक्षा प्रदान करता है। तो सबसे पहले BCG का टीका बच्चों को लगाया जाता है, आप सबको पता है। तो देखो BCG का टीका जो कि क्षय रोग टीबी के खिलाफ एक टीका है, विशेष रूप से बच्चों में गंभीर टीबी के रूपों जैसे कि टीबी मेनिंजाइटिस, ये आपके ऑप्शन में भी था, मेनिंजाइटिस वाली जो टीबी होती है इससे सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन ये मतलब कि पूरी तरह से इस टीबी से नहीं बचाता है, लेकिन हाँ इसके जो प्रभाव होते हैं उन प्रभावों को कम करता है और इनको रोकने में मदद करता है। तो मेनिंजाइटिस नामक जो टीबी होती है इससे यह बचाता है और ये टीबी बच्चों में होने की ज़्यादा चांसेज रहते हैं।
आगे बढ़िए। डिप्थीरिया बीमारी के लक्षण आज आपसे पूछ लिए हैं, कल भी पूछा था। जो लोग लगातार एग्जाम एनालिसिस देख करके जा रहे हैं उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि ये डिप्थीरिया वगैरह पहले भी आपको डिटेल में करा चुके हैं और पीडीएफ में भी डिटेल में दिया गया है। देखिए डिप्थीरिया क्या होता है, हमने आपको बताया था बच्चे के गले में संक्रमण हो जाता है और डिप्थीरिया जो जीवाणु होता है वो बच्चे के गले में जालानुमा आकृति बना लेता है, जिससे कि बच्चा सांस नहीं ले पाता है, खाना नहीं खा पाता, पानी नहीं पी पाता है। और इससे क्या होता है कि बच्चे में कुपोषण हो सकता है, या बहुत सारी, अगर वो खाना पीना नहीं खा पाएगा तो बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी और अंत में बच्चे का जो है डेथ भी यहाँ पर हो सकती है डिप्थीरिया की वजह से। चलिए देखिए, देखो इसके मतलब कि लक्षण क्या होते हैं, लक्षण देख लीजिए। पूरे शरीर में क्या लक्षण होंगे, तो अच्छा महसूस न करना, ठंड लगना, थकान या बुखार का अनुभव हो सकता है और गला चौक हो सकता है। सांस संबंधी तंत्र की बात करें, सांस फूलना, सांस लेने में दिक्कत, आवाज़ यानी बोलने में दिक्कत हो जाती है। त्वचा की बात करते हैं तो त्वचा पर चकत्ती एवं छाले पड़ जाते हैं। आवाज़ की बात करें, आवाज़ फटना या बोलते समय आवाज़ सही से नहीं निकलना, क्योंकि देखो गले में अगर संक्रमण है तो आप बोल नहीं पाएंगे ना, गला दर्द करेगा। कहते नहीं भैया गला बैठ गया, बैठता बैठता कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, डिप्थीरिया की वजह से होता है। गला दर्द या निगलने में परेशानी होगी, यह भी होना आम है। देखो खांसी होगी, बहती नाक, मांसपेशियों की कमजोरी, सूजन या फिर सूजी हुई लसिका ग्रंथि यानी कि लिम्फ नोड, जो छोटे छोटे लिम्फ नोड आकार की ग्रंथियां होती हैं वो सूज जाती हैं, जिससे कि आवाज़ निकलने में दिक्कत होती है। तो ये डिप्थीरिया के लक्षण हो सकते हैं, इनमें से ही कोई आपके ऑप्शन में दिया गया होगा। अगला प्रश्न पूछा है, कुपोषण का पता हमें चलेगा कैसे, कि हम मतलब कि सामने वाला बच्चा जो है वो कुपोषण से ग्रसित है, कैसे पता चलेगा। देखो कुपोषण का पता लगाने के लिए डॉक्टर आमतौर पर शारीरिक जांच करते हैं, वजन और ऊंचाई मापते हैं और बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, इसका नाम याद रखना, इसका फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, बॉडी मास इंडेक्स की गणना करते हैं। इसके अलावा ब्लड जो रक्त परीक्षण होता है, ब्लड टेस्ट होता है एवं अन्य जांचें भी की जा सकती हैं। तो इनकी मदद से हम कुपोषण का पता लगा सकते हैं। सबसे मेन जो जांच है वो है बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए। अगला है, देखो नई बीमारी आ जाइए, सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। चलिए देख लेते हैं। तो देखो सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है इसके निदान के लिए मुख्य रूप से पसीना परीक्षण यानी कि स्वेट टेस्ट किया जाता है और आनुवंशिक परीक्षण जो होता है जेनेटिक टेस्ट किए जाते हैं, जिससे यह पता चलता है कि कहीं किसी के माता पिता में तो ये बीमारी नहीं थी। अगर किसी के माता पिता में ये बीमारी होती है तो जेनेटिक होने की वजह से यह बीमारी बच्चे में भी फैल सकती है। इसके अलावा इसके परीक्षण के लिए पसीना परीक्षण यानी कि स्वेट टेस्ट भी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में आज आपसे योजना पूछिए, मिड डे मील योजना कल भी आई थी, कल सुबह वाली शिफ्ट में आई थी, देखो आज फिर से पूछ लिया है। मिड डे मील योजना किसके लिए शुरू की गई है, तो देखिए मिड डे मील योजना जो है जिसे अब पीएम पोषण योजना के नाम से जाना जाता है, तो नाम याद रखना, नाम इसका चेंज किया है। मिड डे मील को अब पीएम पोषण योजना के नाम से जाना जाता है। सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक भोजन, जो मध्याह्न भोजन होता है, ये उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई थी, ताकि बच्चों को कुपोषण से बचाया जा सके और उनकी पढ़ाई में मदद मिल सके। आप देखते हैं ना छोटे छोटे बच्चे, बच्चों के स्कूल में एक वो लगा रहता है, मतलब कि टाइम टेबल लगा रहता है, भैया देखो इस दिन खिचड़ी मिलेगी, इस दिन खीर मिलेगी, इस दिन ये मिलेगा, इस दिन वो मिलेगा। तो इससे क्या होता है कि ये मिड डे मील योजना जो है ये बच्चों को पहली बात तो कुपोषण से बचाती है। दूसरी बात, इसके चक्कर में बच्चे क्या है स्कूल भी जाते हैं कि आज ये खाने को मिलेगा, आज ये खाने को मिलेगा, तो स्कूल में उनकी उपस्थिति को बढ़ाने के लिए भी मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई थी। आज का आपका दूसरा प्रश्न रहेगा, मिड डे मील योजना किस सन में शुरू की गई, यह आपको आज कमेंट बॉक्स में लिखना रहेगा, ठीक है। 2 प्रश्न हो गए हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, जीरोफ्थैल्मिया। जीरोफ्थैलिया में आंख का कौन सा भाग खराब होता है, कौन सा भाग प्रभावित होता है। तो देखो पहली बात, जीरोफ्थैल्मिया जो है वो विटामिन ए की कमी के कारण आंख का कॉर्निया और कंजक्टिवा प्रभावित होते हैं। सबसे पहली बात, विटामिन ए की कमी से यह रोग हो जाता है जीरोफ्थैल्मिया। ध्यान रखना, विटामिन ए, आंखों के जितने भी रोग होंगे वो विटामिन ए की कमी से ही होते हैं। एक और रोग है जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। आज का तीसरा प्रश्न है जिसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि विटामिन ए की वजह से एक बहुत फेमस रोग हो जाता है, वो कौन सा रोग है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलो, कॉर्निया और कंजक्टिवा प्रभावित होते हैं, जिसमें सूखापन, धुंधलापन और गंभीर मामलों में अंधापन भी हो सकता है। कॉर्निया को क्या इफेक्ट पड़ता है, देखो तो जीरोफ्थैल्मिया में कॉर्निया नरम और धुंधला हो जाता है, जिससे कैराटोमेलेसिया कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, कैराटोमेलेसिया कहते हैं, ठीक है। और इसके निशान भी पड़ जाते हैं आंखों में। वहीं कंजक्टिवा पर क्या असर पड़ता है, तो यह पलक और नेत्र गोलक की पतली परत होती है, यानी पलक और नेत्र गोलक के बीच में जो पतली सी परत होती है ये कंजक्टिवा होती है, ठीक है, जो सूख जाती है, मोटी हो जाती है और झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं। तो ये सारी समस्याएं होती हैं विटामिन ए की कमी की वजह से, ये समस्या देखने पड़ती हैं। जीरोफ्थैल्मिया विटामिन ए की
कमी की वजह से होता है। अगला प्रश्न पूछा था, जो जापानी इन्फ्लाइटिस जो ज्वर है जिसे हम बुखार कहते हैं, जेई ज्वर जो है वो किस प्रकार के क्षेत्रों में अधिक होता है, यानी किस प्रकार के क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलता है। तो जो जेई ज्वर है वो रेगिस्तानी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, जहाँ पर पानी की कमी होती है और मौसम शुष्क होता है। देखो, तो रेगिस्तानी क्षेत्र अधिक प्रभावित होते हैं क्योंकि वहाँ जलवायु शुष्क और गर्म होती है, जिससे जल जनित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है और स्वच्छता की कमी भी होती है। देखो भाई, पानी नहीं रहेगा तो भाई स्वच्छता कैसे होगी, है ना। पानी नहीं है तो आप साफ सफाई नहीं रख पाएंगे, और पानी नहीं है तो शरीर में, बॉडी में पानी की कमी भी होगी। ठीक है, तो ये जो जेई ज्वर है वो रेगिस्तानी क्षेत्रों में इसके फैलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ऑप्शन में भी रेगिस्तानी क्षेत्र दिया गया था। आगे बढ़िए, विटामिन के कार्य पूछ लिए हैं। तो विटामिन के कार्य पढ़ाने से पहले आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है। ठीक है, बाकी हमारी इंस्टाग्राम आईडी है सक्सेस जंक्शन 777 के नाम से, उसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। वहाँ पर हमने विटामिन की सीरीज चालू कर रखी है। ठीक है, ABCDE ये 5 विटामिन हमने करा रखे हैं, ये जा करके आपको रील्स के माध्यम से देख लेना है। रील्स के माध्यम से हमने इन विटामिन को कवर कराया है। आगे बढ़िए, देखो, विटामिन के रक्त के थक्के जमने और हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है। यह वसा में घुलनशील है। पहली बात तो यह वसा में घुलनशील एक विटामिन होता है। ठीक है, तो रक्त के थक्के जमाने, इसके बारे में वैसे आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें बता चुके हैं। अगर आपको कहीं चोट लग जाती है और ब्लड बह रहा है और विटामिन के की कमी है, तो ये ब्लड में क्या होगा, रक्त का थक्का नहीं जमेगा और ये ब्लड लगातार बहता रहेगा। विटामिन के होगा तो तुरंत यहाँ पर रक्त का थक्का जमा लेगा। तो ये सारे कार्य विटामिन के होते हैं रक्त का थक्का जमाने में। ठीक है, अब इसको दोबारा बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। लो भैया, बगल में गाना भी शुरू हो गया। ठीक है, जय माता दी। चलो ठीक है, आज कंप्यूटर में प्रश्न पूछे थे 3 से 4। 5G में नोड बी पूछा गया था। तो नोड बी क्या होता है, जो 5G नेटवर्क होते हैं उसका एक डिपार्टमेंट होता है नोड बी। ठीक है, तो ये नेटवर्क से संबंधित है। HLR क्या काम करता है, MS एक्सेल से भी 2 प्रश्न पूछे गए थे। तो जिन लोगों ने 199 की PDF ले रखी है, उसमें कंप्यूटर की PDF हमने दे रखी है, उनमें आपको ये सारे प्रश्न मिल जाएंगे। वहीं मैथ्स की बात करते हैं तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न आया था कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 750 रुपये में बेचता है, क्या करता है, बेचता है, एवं 25% का लाभ कमाता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। हमने आपको बताया था, जब भी आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना होता है तो जो मूल्य दिया है, जैसे 750 दिया है, तो जितना लाभ कमा रहा है उसको नीचे लिखते हैं। तो 25% लाभ 100 में जोड़ देंगे, 125, और ऊपर कर देंगे 100 का गुणा। ठीक है, अब काट दो इसको, कितने से काटोगे, देखो 25 चौक 100, 25 पंचे 125। अब 5 से इसको काट दो, कितनी बार जाएगा, 5 एकन 5 और 5 पचे 25। 150 का गुणा कर दो 4 में, तो यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। गुणा करके आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना भाई। 150 दूनी 300, 300 दूनी 600, 600 इसका क्रय मूल्य था। 25% लाभ कमाया, 750 में इसको बेच दिया। ठीक है, तो 600 इसका सही आंसर होगा। अगला पूछा था 250 का 50% कितना होता है। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। 250 का आधा कितना होता है, 125 होता है, तो 125 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के प्रश्न अब आ रहे हैं। वो बीच वालों से उनकी कुछ दुश्मनी थी, ठीक है ना, शुरू में सिंपल दिए उन्होंने, लास्ट में सिंपल दिए। बीच वालों से उनकी पर्सनल दुश्मनी थी कुछ। ठीक है, स्थानीय मान पूछा 0.09 का, आप बता देना कमेंट बॉक्स में, और 2 बिंदुओं के बीच की दूरी पूछी है। ठीक है, इसके अलावा लाभ हानि का एक प्रश्न आया था, SI से एक प्रश्न, और एक प्रश्न रेशियो का भी देखने को मिला है। वही रीजनिंग की बात करते हैं तो देखो, रीजनिंग में पूछा है कुत्ता, गाय, हाथी, शेर, इसमें से क्या अलग है। तो आप देख सकते हैं, कुत्ता भी आप घर पर पाल सकते हैं, गाय भी घर पर पाल सकते हैं, हाथी भी पाला जा सकता है, लेकिन शेर को पालोगे क्या, शेर को पालोगे तो शेर तुम्हारा एकदम खेल कर देगा। ठीक है ना, तो शेर इसमें से अलग हो जाएगा। अगर मांसाहारी या शाकाहारी पर अलग करते तो नहीं कर सकते, क्योंकि कुत्ता भी मांसाहारी होता है। ठीक है, लेकिन घर पर पालने वाला पशु यहाँ पर जो है एक आंसर हो सकता है। कुत्ता, गाय, हाथी को घर पर पाल सकते हैं, शेर को नहीं पाल सकते हैं। बाकी यहाँ पर कुछ सीरीज दी गई है जिन्हें आप सॉल्व कर लेना। X, U, Q, M, इसके आगे क्या आएगा। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कर लेना। उसके बाद में ABCDFGJK, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसमें क्या है, A के बाद में B छोड़ करके C लिखा है, C के बाद में DE छोड़ करके F लिखा है, F के बाद में मतलब FGHI छोड़ के J लिखा है। ठीक है, उसके बाद में KLMN छोड़ के O लिख दोगे, फिर BC छोड़ के D लिखा है, EF छोड़ के G लिखा है, HIJ छोड़ के K लिखा है, तो LMNO छोड़ के P लिख दोगे। OP इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, कथन निष्कर्ष के 2 प्रश्न थे। इस तरह से आपकी रीजनिंग पूछी गई थी। वहीं CDP की बात करते हैं, स्तनपान अवधि सत्र कितना समय होता है, यानी बच्चे को अगर आप स्तनपान करा रहे हैं तो कम से कम कितनी देर स्तनपान आपको कराना चाहिए, ये आपसे पूछा। फीडिंग का टाइम पूछा है, तो देख लीजिए, स्तनपान की अवधि सत्र शिशु की उम्र और भूख के अनुसार अलग अलग होती है, लेकिन शुरुआती दिनों में प्रत्येक सत्र 20 से 45 मिनट का होता है, और ये 20 से 45 मिनट जो है वो आपके ऑप्शन में भी दिया गया था, तो 20 से 45 मिनट सही आंसर हो जाएगा। जबकि 5 से 6 महीने के बाद में ये 10 से 15 मिनट का हो जाता है, क्योंकि 6 महीने के बाद में जो शिशु होता है वो बाहरी भोजन, ठोस खाद्य पदार्थ भी ग्रहण करने लगता है। चलिए आगे देखते हैं।
अगला एक और नई बीमारी आई थी, यहाँ पर पूछी गई थी एक्रोडर्मेटाइटिस एंट्रोपैथ का कौन सा अंग प्रभावित होता है। देखो इसके लिए एक ट्रिक है, जहाँ पर भी आपको डर्मा शब्द मिल जाए, आप देखते नहीं क्वाड्रिडर्म, तो ये डर्मा क्या होता है, किसको प्रभावित करता है, स्किन से संबंधित है। जहाँ पर भी डर्म शब्द मिल जाए समझ लेना स्किन से संबंधित बीमारी है। स्किन वाला जो ऑप्शन होगा वही आपका आंसर होगा। तो जो एक्रोडर्मेटाइटिस बीमारी है ये त्वचा से संबंधित एक बीमारी हो जाएगी। अगला है नवजात को दिन में कितनी बार फीडिंग करानी चाहिए, कितनी बार स्तनपान कराना चाहिए। देखो 6 से 9 महीने के शिशु के लिए सामान्य, ये तो सुबह वाला ही हो गया है, ठीक है। ये क्या होता है कि पेस्ट करते समय गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो नवजात को दिन में कितनी बार यहाँ पर जो है फीडिंग करानी चाहिए, ये प्रश्न भी आपका पूछा गया था। अगला है गर्भावस्था के दौरान जिंक की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो गर्भावस्था के दौरान जो जिंक होता है वो बच्चे के अंगों, कंकाल, तंत्रिका और संचार प्रणाली के विकास के लिए आवश्यक होता है। साथ ही कोशिकाओं, एंजाइमों और डीएनए के निर्माण में भी ये मदद करता है। तो जिंक बेसिकली गर्भावस्था के दौरान मतलब ज़्यादा मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। वैसे आईसीएमआर की पीडीएफ हमने दे रखी है, आईसीएमआर टॉप 100 प्रश्नों वाली पीडीएफ में कितनी मात्रा चाहिए रहती है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आया था, अब प्रबंधकीय कौशल की ओर चलते हैं। वैसे ये वाला प्रश्न जो है इसको हम अभी टेलीग्राम में डाल देंगे, ठीक है, कि नवजात को दिन में कितनी बार स्तनपान कराना चाहिए। इसका एग्जैक्ट जो आंसर है वो हम अभी टेलीग्राम में डाल देंगे, तो वहाँ पर आप लोग देख लेना। चलिए भैया देखो, थोड़ा अगर ऑप्शन होता ना तो और क्लियर हो पाता। अगला था आज जो है वो बाल समृद्धि योजना पूछी गई थी कि बाल समृद्धि योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो देखो बाल समृद्धि योजना 1997 में इसकी शुरुआत की गई थी। केंद्र सरकार ने बालिका समृद्धि योजना, जिसे हम BSY, ठीक है, ये भी याद रखना, BSY को 1997 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य बालिकाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। तो बेसिकली बालिकाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए बालिका समृद्धि योजना की शुरुआत की गई थी, ठीक है। देखो चैनल छोड़ करके नहीं जाना है, क्योंकि अभी क्लासेस और भी शुरू होंगी, आगे जितने भी एग्जाम आने वाले हैं। वैसे आपको पता है अभी एक उसकी वैकेंसी आने वाली कि छात्रावास अधीक्षक की है ना, 5000 की समथिंग वैकेंसी है। हर कोई फॉर्म उसमें भर सकता है, बहुत जल्दी उसका भी नोटिफिकेशन आने वाला है। ESB ही उसका एग्ज़ाम भी कराएगा। अब देखो ESB का एक नया अभी कैलेंडर आएगा 2026 में, आपको पता है चुनाव है, तो 2026 में देखो अभी 660 पदों पर आपकी महिला सुपरवाइजर की भर्ती हुई है। अभी 230 पद इसमें खाली रह गए हैं जो गैजेट में दिखाए गए थे। तो 230 पद और कुछ पद और मिला करके ये वैकेंसी फिर से आ सकती है 2026 के नए कैलेंडर में। आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। आगे बढ़िए, देखो आज एक प्रश्न पूछा था, न्यूमोकोकल वैक्सीन जो है किसके लिए होती है, निमोनिया के लिए होती है, सबको पता है। तो यही पूछा था कि न्यूमोकोकल वैक्सीन बुजुर्गों को कैसे सुरक्षा प्रदान करती है। तो देखो 2 लोगों को निमोनिया होता है, पहली बार छोटे बच्चों को निमोनिया होता है, उसके बाद बुजुर्गों को होता है। तो बुजुर्गों को कैसे बचा सकती है निमोनिया से न्यूमोकोकल वैक्सीन, यह आपसे पूछा गया था। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए तो न्यूमोकोकल वैक्सीन विशेषकर बुजुर्गों के लिए स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नामक जीवाणु से होने वाले संक्रमण जैसे निमोनिया और मेनिंजाइटिस से सुरक्षा प्रदान करती है। तो बुजुर्गों को कौन सा संक्रमण होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है, इससे बुजुर्गों को बचाती है। और ये जो होता है वो बुजुर्गों में गंभीर लक्षण इसके देखने को मिलते हैं। कैसे काम करती है देखिए, तो ये क्या करती है, बुजुर्गों की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है। 2 लोगों की इम्यूनिटी वीक होती है, पहली बात छोटे बच्चों की, क्योंकि उनको टीका नहीं लगा रहता है। दूसरी बात बुजुर्गों की, जैसे जैसे बुजुर्ग होते जाते हैं वैसे वैसे शरीर कमजोर होता जाता है और जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो भी कमजोर हो जाती है। तो ये क्या करती है, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है, इम्यूनिटी बूस्ट करती है। तो यह वैक्सीन शरीर को न्यूमोकोकस जीवाणु के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने में मदद करती है, जो संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। साथ ही साथ में गंभीर बीमारियों से भी यह बचाव करती है। यह निमोनिया, मेनिंजाइटिस और रक्त संक्रमण जैसी गंभीर बीमारियों से भी बुजुर्गों की मदद करती है, उससे भी बुजुर्गों को बचाती है। इस तरह से न्यूमोकोकस जो वैक्सीन है वो उनकी मदद करती है। बाकी आज नीति आयोग से 2 प्रश्न पूछे थे, एग्जैक्ट प्रश्न नहीं मिल पाए हैं क्या प्रश्न थे, लेकिन 2 प्रश्न आज जो है नीति आयोग से पूछे गए थे, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जो प्रश्न पूछे हैं उनको जरूर आंसर करना। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर मैसेज करके आप लोग नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ में MP आबकारी, MP पुलिस के भी नोट्स उपलब्ध है, आप लोग तुरंत मैसेज करके वर्ग 3 चयन परीक्षा के भी नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। बाकी हमारा फेसबुक पेज है, इस पर आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कर लेना सर्च करके, क्योंकि यहाँ पर हम छोटे छोटे आर्टिकल्स डालते रहते हैं। आने वाले सारे एग्जाम के भी आर्टिकल्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। सबकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। कमेंट बॉक्स में जाकर के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो कर लेना, ठीक है। चलो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और सबको बता दो अब नई क्लासेस बहुत जल्द शुरू होने वाली हैं MP टेट और MP आबकारी की। मिलते हैं एक नई वीडियो में कल, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।